मैंने कहा 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग, इतना है। अब आप कभी ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना कि भाई सम संख्या भी आप उनके बीच में मान लो और विषम भी उनके बीच में मान लो। लगातार लगातार सम संख्याएं हैं और लगातार विषम संख्याएं हैं। तो लॉजिक समझिए, अगर मैं सम संख्याओं को मान रहा हूं तो बीच वाली संख्या को x मानूंगा, तो इधर x माइनस 2 और इधर x प्लस 2। ये तो मेरे पास जो ऑर्डर आया है, ये किसका ऑर्डर आया है? इवन नंबर्स का ऑर्डर आया है। गॉट इट? गॉट इट? चलिए, अब दूसरी चीज, ऑड नंबर क्या मानूं? ऑड नंबर में y की टर्म में मानूंगा। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है ना, हमें इतना पता है कि क्रमागत है, तो क्रमागत सम संख्याएं मान ली, अब क्रमागत विषम संख्याएं मान लेते हैं, हमें थोड़ी पता है कि कौन सी है। चलिए, तो मैंने y माइनस 2 और y प्लस 2। एनी प्रॉब्लम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? किसी को भी किसी प्रकार का कोई संकट? नो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये क्लियरिटी रखिए अपने दिमाग में कि आपको जब सम संख्याएं माननी है, अल्टरनेटिव माननी है, तो कॉन्सेप्ट यही लगेगा। लेकिन x के संदर्भ में सम चल रही है और y के संदर्भ में विषम चल रही है। अब इन सभी का सम कितना दे रखा है? अगर मैं इन सभी के योग की बात करूं तो इन सभी का जो योग है वो 147 है, और इसलिए मैं मानता हूं कि देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये निकल कर आया है 3x प्लस 3y बराबर 147। क्या बात है सर? और 3x प्लस 3y बराबर 147 आया है, तो यहां से मैं x प्लस वाई बराबर निकाल सकता हूं क्या? 3 चौके 12 और 3 नाम 27। एनी प्रॉब्लम? किसी को भी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एक स्टेप समझिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको उड़ा के करना है, एक एक स्टेप समझकर पेपर में उड़ा सकते हो। चलो, अब नेक्स्ट लाइन क्या है प्लीज? मैंने अब इस केवल यहां तक ही तो सॉल्व किया है क्वेश्चन को, आप देख लीजिए, मैं इसके आगे की लाइन मैंने पढ़ी ही नहीं। y माइनस 2 क्यों होगा? अरे 3 क्रमागत है ना भाई, अगर बीच में y मानते हैं तो ऐसा ही हमने सिखाया हुआ है ना, सिखाया हुआ है ये मैंने पहले से, है ना, तो इसमें कोई फ्लॉ नहीं होना चाहिए। अभी आप आगे चलिए, है ना। अब आगे चलता हूं, साथ ही सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी? y माइनस 2। और सबसे छोटी सम संख्या, तो y माइनस 2 माइनस सबसे छोटी सम संख्या x माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 23 है। क्या बात है सर? यानी कि प्लस 2 से माइनस 2 चला गया, यानी कि x प्लस वाई बराबर अगर 49 है और y माइनस एक्स बराबर आपका 23 है, तो करते हैं सॉल्व। दोनों को जोड़ दिया, 2y बराबर 9 और 3 12, 72, y बराबर आ गया 36, तो y बराबर 36 निकल कर आ गया है। अब y अगर 36 है तो x कितना हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 13। क्या बात है सर? अब आगे क्या बोला गया है? सबसे छोटी विषम संख्या और सम संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 36 माइनस 2 33, और सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 13 में से 2 गए तो आपके पास कितना हो जाएगा? कोई गड़बड़ की है क्या? नहीं, सही है। तो यहां पर आपके सामने निकल कर आ गया 34, हाँ 34, और यहां पर आपके सामने निकल कर आ गया 11। तो 34 और 11 आपका राइट आंसर निकल कर आ रहा है 374। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन के। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के योग और बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के अंतर का अनुपात बताइए। बहुत बढ़िया। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? 2 है। तो देखो क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, मैं सिंपल सा अगर इस क्वेश्चन को देख पा रहा हूं तो ये कहना चाह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पहले तो ये बताओ, एक एक क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। आप ये सोचते हो कि नहीं नहीं यार मेरे को तो सब कुछ आता है तो हो जाएगा, तब भी नहीं होगा, और कुछ भी नहीं आता तब तो होगा ही नहीं। तो करने का तरीका समझिए, और मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, कृपया करके सामने ध्यान दीजिए। देखो, एक टीचिंग एक कला है, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कला सिखा सकता हूं, आपको वो कला सीखनी है कि यार पढ़ते कैसे है क्वेश्चन को। आइए सिखाता हूं। देखिए, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। तुरंत लिखो ना, भूलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे पढ़ते जाओगे फटाफट फटाफट तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या लगाना है। तो पहले जो पॉइंट है उसको लिख लिया तुरंत। चलो अब आगे पढ़ता हूं। अच्छा, उस तार की लंबाई, कौन सा तार?
वो तार जिससे वर्ग बना हुआ है वर्ग के परिमाप के बराबर है, जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में है। यानी कि एक तार पड़ा हुआ है और वह किस रूप में है, एक वृत्त के रूप में मुड़ा भी हुआ है, और जिस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 14 है। अब 14 अगर त्रिज्या होती है तो सरकमफेरेंस निकाल सकते हो 2 पाई आर। तरीका होता है 2 पाई आर निकालने का, लेकिन आपको डायरेक्टली बताया हुआ है 88 याद रखो। चलिए सर, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यार ये डायरेक्टली अपने पास जो है ये बराबर हो जाएगा 4 इंटू ए के, और आपका जो ए है वो आपका 22 हो जाएगा। बोलो, ए आपका 22 हो जाएगा। तो यहां पर मैं वर्ग का परिमाप लिखता हूं, लेकिन ये 88 के तो बराबर है। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, 2 गुणा 22/7, और बेलन की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है बताओ? बेलन की ऊंचाई आपको 2 दे रखी है सर, जो कि प्रश्न में लिखा हुआ है, और सॉल्व कर लिया 2 सेकंड में। 22 दूनी 44 दूनी 88 से 88 चला गया, तो रेडियस निकल कर आ गई 7। कोई दिक्कत मेरे दोस्तों? यहां तक रेडियस 7 निकल कर आ गई फटाफट से, अभी टेंशन नहीं लेना। चलिए, अब रेडियस अगर 7 निकल कर आ चुकी है, ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया है? जल्दी से बताओ। चलिए, है ना? कोई दिक्कत आ रही है क्या आप लोगों को? ऐसा लग रहा है यार ये ऑप्शन रॉन्ग है, 9:5 आया। टेंशन नहीं लेने का है, रुक जाओ अभी थोड़ा सा, मेरे को भी देखने दो इसको, है ना? मैं दोबारा से बता देता हूँ, अगर आपको थोड़ा दिक्कत लगता है तो प्लीज थोड़ा सा शांत रहें, प्लीज चुप रहिए। मैं अगर ऑप्शन रॉन्ग है तो मैं एक बार चेक करना चाहूंगा इसको, है ना, कि मैंने किस तरह से बनाया है ये। देखिए, एक एक वर्ग एक एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उस तार की लंबाई से बने वर्ग के परिमाप के बराबर है। अच्छा, समझ में आ गया? जो, है ना, तार की लंबाई से बने वर्ग के परिमाप के बराबर है, जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। तो आप मुझे बताओ, जिस तार से वर्ग बना हुआ है, जिस तार से आपका अभी जो वृत्त बना हुआ है, उसकी रेडियस कितनी है? प्लीज, 14 है ना? चलिए, तो इस रेडियस का अगर 14 है तो इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? जो ये मुड़ा हुआ हिस्सा है यही तो तार की लंबाई है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 22/7 इंटू आर। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 88। कोई दिक्कत? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? तो क्या मैं आपको ये कह सकता हूं कि यार ये तार जो है वो 88 मीटर लंबा है? आप बताओ, अब मैं कह सकता हूं ना कि ये तार 88 सेंटीमीटर लंबा है, और इसी से ही तो ना वर्ग बनाया है। देखो ना, कि आपका जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उस तार की लंबाई के से बने वर्ग के परिमाप के बराबर है, और यही तो वर्ग का परिमाप है 88, क्योंकि वर्ग बनेगा तो 88 से तो बनेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है ना, 2 पाई आर एच, जो कि क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और एच दे रखा है 2, यही तो मैं 88 के बराबर कर रहा हूं। कोई दिक्कत? सच? कोई दिक्कत नहीं सर। तो आर बराबर यहां से आपका कितना निकल कर आ गया? 7। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। क्वेश्चन के अगर ऑप्शन गलत है तो हम एक्सेप्ट करेंगे ना इस चीज को, दिक्कत क्या है? हमें तो बस सही तरीका अपनाना है। अब जब रेडियस आपके सामने 7 आ गई, आपको क्या पूछा गया है कि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का योग। तो ऊंचाई कितनी है? 2, और त्रिज्या कितनी है? 7। 9। बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या का अंतर कितना है? 7 में से 2 गए तो 5, 9:5 आंसर आएगा। कोई नहीं गलत कर सकता अब इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बच्चा कह रहा है क्या बोला जा रहा है? थीटा एक आपका न्यून कोण है, जिसमें कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आपका -1/2 है। तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा/2 का मान क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको सॉल्व करते हैं। चलो, आपको मैंने बताया था ना कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? एक बार बता दो बस, किसको पता है? याद करिए थोड़ा सा,
सर ये तो cos 2 थीटा के बराबर होता है। ये है ना, सब चीजें पता होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 थीटा के फॉर्मूले तो आप पढ़ के जाइएगा पेपर से पहले। कुछ ही फॉर्मूले बताए मैंने, एक तो साइन ए प्लस बी वाले, साइन सी और डी वाले, और 2 थीटा वाले। सिंपल, अपना काम हो जाना है। मतलब 5-7 फॉर्मूले हैं बस। तो ये होता है -1/2 के बराबर। अब आप मुझे बताओ कि थीटा की किस वैल्यू पर ये आपका -1/2 होगा। तो यहां मैं कह सकता हूं क्या, cos 2 थीटा, माइनस को साइड में रख दो, क्या इसको आप cos 60 लिख सकते हो बिना किसी दिक्कत के? लिख सकते हो cos 60 बिना किसी दिक्कत के? जी क्यों नहीं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और cos की स्थिति इतनी प्यारी है, देखो पहले क्वाड्रेंट में कुछ नहीं होगा इसका, पहले क्वाड्रेंट में कुछ नहीं हो सकता इसका, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट में सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई बिगाड़ सकता है क्या इसका? आप ये सोचो, मतलब ये चीज यही आपको डेवलप कर सकता हूं मैं कि यार ये माइनस क्यों आया सर, इस माइनस का क्या चक्कर है, कहां से आ गया ये? तो पहले में तो होगा नहीं, चौथे में होगा नहीं। अब कौन कौन की किस्मत में लिखा हुआ है माइनस जो कॉस को दे सकता है? साइन और टेन, है ना, साइन और टेन, सेकंड और थर्ड। अब आप मुझे बताओ, सेकंड और थर्ड में अगर मैं सोचता हूं कि यार ये किस वैल्यू पर 90 प्लस या 180 माइनस सेकंड में जाएगा, बोलो, हो गया मजा। यानी कि cos 2 थीटा बराबर cos 180 माइनस 60 लिख दूं। अब आप मुझे बताओ क्या कहते हो, बोलो, आप सही हो भाई, आपने कुछ नहीं किया इसको, आपने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में पटका है और cos का cos ही रहना चाहिए। तो क्या आप 90 प्लस जा सकते हो क्या, ये बताओ, 90 डिग्री प्लस जा सकते हो क्या आप? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि 90 प्लस लोगे तो 90 क्या कर देगा, cos को साइन में चेंज कर देगा, और जो कि हमें चाहिए ही नहीं। तो 180 नहीं चेंज करता है, इसलिए हम 180 थीटा लेते हैं। चलिए, तो बस cos 2 थीटा बराबर ये हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा, cos 120। तो 2 थीटा बराबर 120, थीटा बराबर 60। अब थीटा की वैल्यू अगर 60 आ गई, अब आप पुट कर लो आराम से। तो cos 2 थीटा 120 की वैल्यू आपको पता ही है, माइनस का 1/2 यानी कि 1/4, ठीक है, प्लस थीटा बाई 2 यानी कि 30। तो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 सही 1/4, ऑप्शन नंबर सी।